कक्षा 9 के हिंदी कालखंड में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम इस प्रथम इकाई के तीसरा पाठ, इस प्रथम इकाई में 3 पाठ था। 3 पाठ थे, कौन कौन से? जीवन नहीं मरा करता, गुल्ली डंडा और अपूर्व अनुभव। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, अपूर्व अनुभव। ये प्रसंग है, तीनों पाठ प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत आता था। तो आज अंतिम पाठ, हम इस इकाई का अंतिम पाठ है, पढ़ने जा रहे हैं अपूर्व अनुभव प्रसंग, और इसके लेखिका है तेत्सुको कुरोयानागी। मूलतः ये जो प्रसंग है यह जापानी भाषा में लिखा गया है। जापानी भाषा में इनकी लेखिका तेत्सुको कुरोयानागी। आप लोग तत्वचान आदि के जो साहित्य पढ़े होंगे उसी के अंतर्गत आता है। तो बच्चे भी कई बार ऐसे जोखिम भरे काम कर बैठते हैं जो बड़ों की कल्पना से बाहर होते हैं। तत्वचान द्वारा पोलियो से ग्रस्त साथी यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का जोखिम भरा कार्य एक ऐसे अपूर्व अनुभव की सृष्टि करता है जहां शब्द भी चूक जाते हैं। कहने सुनने से अधिक गहरी अनुभूति के स्तर पर उतरकर इन्हें महसूस करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम तेत्सुको कुरोयानागी के जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। तेत्सुको कुरोयानागी ये यूनिसेफ की सद्भावना दूत रही। तेत्सुको कुरोयानागी का जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो के जापान में हुआ था। मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई पुस्तक तत्वचान विश्व साहित्य की एक चर्चित कृति है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत स्कूल तोमोए और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, स्कूल का गेट, पेड़ की शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। तो इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित पुस्तक तत्वचान का एक अंश है अपूर्व अनुभव। सबसे पहले मैं इस जो प्रसंग है सारांश में अपने ढंग से मैं बताने का प्रयास करूंगा, उसके बाद एक बार और बताऊंगा। एक छोटा सा प्रसंग है अपूर्व अनुभव। इसमें क्या होता है, तत्वचान यानी कि लेखिका जो अपने बचपन के अनुभव पर आधारित यह प्रसंग है। तत्वचान लेखिका है जो बचपन में 6-7 साल की उम्र की वो लड़की है, और यासुकी चान एक लड़का है, और जो उनसे उम्र में 1-2 साल का बड़ा है, और जो यासुकी चान पोलियोग्रस्त है। चूँकि ये दोनों हम उम्र के थे, यद्यपि यासुकी चान 1-2 साल का बड़ा था, तो तत्वचान यासुकी चान को अपना मित्र मानते थे, मित्र समझती थी, और इसलिए वह यासुकी चान जो कि पोलियोग्रस्त थे और वह किसी प्रकार के अनुभव से, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए अनुभवहीन था। जिस कैसे पेड़ पर चढ़ा जाता है, यानी दूर से देखने पर कैसे अनुभव होता है, चूँकि वह पोलियोग्रस्त था, किसी प्रकार का उन्हें अनुभव नहीं था। तो इसी प्रकार का अनुभव जो लेखिका थी बचपन में 5 या 6 साल की उम्र में अपने मित्र यासुकी चान को अपूर्व अनुभव कराना चाहती थी। तो क्या हुआ, जिस स्कूल में लेखिका पढ़ती थी यानी तत्वचान, वहाँ स्कूल में जो बगीचे में कई प्रकार के पेड़, कई गहरी जड़ों वाले पेड़ आदि लगे हुए थे। तो प्रत्येक बच्चे प्रत्येक पेड़ को अपना अपना पेड़ समझती थी, और लंच में या दोपहर के समय खेल की छुट्टी में जो बच्चे थे
अपने अपने पेड़ पर चढ़ते थे और आनंद लेते थे। तो गर्मी का छुट्टी था, तो चांद को क्या सूझी कि एक बार वह अपने मित्र यासुकी चांद की, जो कि पुलियोग्रह से था, उसको उस पेड़ पर चढ़ाने की उन्होंने, यानी एक अपूर्व अनुभव कराने की उन्होंने योजना बनाई। और घर में किसी को बिना बताए ये कह कर कि मैं यासुकी चांद के घर जा रही हूँ। और यासुकी चांद को पहले से इधर मतलब उस स्कूल में, चूँकि गर्मी का छुट्टी था, लोगों का आना जाना नहीं होता था, चौकीदार वगैरह आदि बस रहा करते थे जो उस समय नहीं थे। तो इधर यासुकी चांद को उस स्कूल में बुला ली थी और स्वयं गई और घर में ये बताकर कि मैं यासुकी चांद के घर जा रही हूँ। और जब स्कूल में, उसी परिसर में, स्कूल परिसर में जहाँ पेड़ पौधे यानी बगीचे थे, जहाँ पर मतलब गार्डन था, जो उस बगीचे के अंतिम छोर पर जो यासुकी चांद की जो पेड़ थी द्विशाखा वाला, और उसमें चढ़कर देखने से जो उनको अपूर्व सुख मिलता था, तो अपने दोस्त यासुकी चांद को भी उसी प्रकार से उस पेड़ पर उसको चढ़ाने की उन्होंने योजना बनाई थी। तो उन्होंने पहले से ही रात में सोच ली थी कि कैसे उनको चढ़ाया जाए। तो सबसे पहले जो वहाँ के जो चौकीदार उस स्कूल में जो रहते थे, वह दौड़कर चौकीदार के घर के पास से एक सीढ़ी खींचते हुए एक सीढ़ी लाई और उसमें टिकाई। और चूँकि वह पेड़ जो है यानी फिसलने वाला पेड़ था, पैर रखो तो फिसल जाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने किसी भी प्रकार से खींच कर सीढ़ी लाई और पेड़ पर टिका दी और अपने स्वयं पहले चढ़ कर कि मैं सीढ़ी को पकड़े हूँ, तुम जो है यासुकी चांद को बोले कि तुम जो है धीरे से इस पर चढ़ो। क्योंकि वह पोलियोग्रस्त था, दिव्यांग था, वह एक पैर भी नहीं उठा पाया और नहीं हाथ, मतलब अपने हाथ को उसमें रख पाए। तो उनको बहुत निराशा हुई, अब क्या किया जाए, ऐसे सोचकर वह यानी फिर से इधर उधर नज़रें दौड़ाकर फिर से वह उसी चौकीदार की तरफ, घर की तरफ भागी और वहाँ से 3 पाई वाला जो सीढ़ी खींच करके लाई और उसको टिका कर बोली, अब इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें हम चढ़ सकते हैं। और यासुकी चांद को बोली कि तुम जो है इस प्रकार से ऐसा पैर रखो, ऐसा हाथ रखो और अपने सिर से उसके कूल्हे को मतलब धक्का लगाते हुए उसको धीरे धीरे करके द्विशाखा तक यानी चढ़ा ली। और मतलब इस प्रकार से स्वयं फिर आगे चढ़कर उनको ये कह कर के कि तुम जो है मैं हाथ दो, मैं तुम्हें इस प्रकार से खींच करके ऊपर चढ़ाती हूँ, ऐसा कर करके उनके हाथ को, जो कि उनके हाथ यानी यासुकी चांद के हाथ तोत्तो चांद के हाथ से लंबे थे, पतले थे, जो कि पोलियोग्रस्त था, पतले थे, कमज़ोर थे, और उनको पकड़कर खींचते हुए, यदि इस दृश्य को कोई भी बड़े देखते तो मतलब बिगड़ पड़ते, यह ऐसा दृश्य था। लेकिन फिर भी धीरे से उनको इस प्रकार से चढ़ाए। तो और जब चढ़े पसीने से तरबतर हो गए थे और किसी प्रकार से चढ़े, अब दोनों वहाँ पर उस पेड़ की द्विशाखा तक पहुँच चुके थे और खुश थे। और दोनों इस प्रकार से जब चढ़े तो चूँकि पेड़ पर, जैसे हम किसी के घर पर चढ़ते हैं, किसी के घर पर जाते हैं तो अंदर आने के लिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे जो बोला जाता था, तो उसी प्रकार से वहाँ की भाषा में यासुकी चांद ने तोत्तो चांद से कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और तोत्तो चांद ने कहा कि यहाँ आपका स्वागत है। और इस प्रकार दोनों खूब बातें की और बातें किए, दोनों एक दूसरे के काफ़ी अनुभव को बांटे, शेयर किए। इस प्रकार से दोनों को काफ़ी सुख मिला
और इसी बात बात में उस समय चूँकि यासुकी चान की जो दीदी वहाँ अमेरिका में रहती थी, और चूँकि उस समय टेलीविज़न जैसा टेलीविज़न का आविष्कार हो चुका था, चूँकि टेलीविज़न यानी टीवी आया नहीं था, तो तोत्तो चान को सबसे पहले यासुकी चान ने बताया था कि हमारी दीदी कहती है कि ऐसा बक्सनुमा ऐसा जो रहता है, और उसमें से हम जैसे कुश्ती पहलवान जो सुमो है, हम उनको चित्र में वहाँ उसमें देख सकते हैं। और लेकिन ये जो सारी बातें थी कि इस प्रकार से किसी बक्से में किसी को देखना, यह इस प्रकार से यासुकी चान ने जो तोत्तो चान को पहले बार बताई थी, कल्पना से परे परे थी। तोत्तो चान शायद इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको उनका जो बातें थी बहुत अच्छा लग रहा था। इस प्रकार से दोनों काफ़ी समय तक बातें किए, एक दूसरे का अनुभव। तो और जब उस पेड़ पर चढ़े यासुकी चान, तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है क्या, पेड़ पर चढ़ना क्या ऐसा होता है। इस प्रकार के जो अनुभव शायद तोत्तो चान ने अपने उस मित्र को जो दिव्यांग था उस पेड़ पर नहीं चढ़ाते, तो उनको ऐसा शायद अनुभव नहीं मिलता। तो इसमें यही बताया गया है कि कभी कभी बच्चे भी ऐसे काम कर जाते हैं जो काफ़ी दुर्घटना से मतलब दुर्घटना हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो अनुभव यानी लेखिका ने अपने जो बचपन के जो अनुभव थे उसको इस प्रसंग के माध्यम से बताई हैं। और तोत्तो चान की कई ऐसी जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक प्रेरणा स्रोत रही है। तो ये संक्षिप्त में था, शायद मैं इसको एक बार और विस्तार से एक बार बताने का और प्रयास कर रहा हूँ। एक बार फिर से सुनेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता, मतलब इस रहस्य का पता न तो तोत्तो चान के माता पिता को भी था और न ही यासुकी चान को। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, बुलाया था, ने बुलाई थी। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। जो जापान में एक नगर है कोहनबुत्सु, उसी नगर की ओर जाने वाली जो सड़क पर उनका जो विद्यालय स्कूल था वहीं पर था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर 2 शाखा तक पहुंचाया जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी, झूले के समान। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए या क्या मैं अंदर आऊं, इस प्रकार से पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, दिव्यांग था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते कि ऐसा इस प्रकार से कठिन काम या दुर्घटना भरे काम जो है ऐसा नहीं करने को कहते। तो घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डनेन चुपू जा रही है।
यासुकी चान वहीं रहती थी नेननचुकु में। तोत्तो चान ने अपने घर वालों को यही कही कि वह यासुकी चान के घर नेननचुकु जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। अपनी नज़रें वह जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। मतलब सिर्फ राकी को ये बात मालूम था कि वह यासुकी चान को अपने स्कूल पर बुलाई है और उसको अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने राकी को यह बात बताई। जब तोत्तो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रही थी। रेल पास जो टिकट करना चाहिए यात्रा करने का, जो रेल पास है उसके गले के आसपास हवा में, जो कि गले में इस प्रकार से लटकाए हुई थी, इसलिए हवा में उड़ रही थी। यासुकी चान उस मैदान में क्यारियों के पास मिली। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 वर्ष ही बड़ा था। तोत्तो चान से यासुकी चान 1 वर्ष बड़ा था। तोत्तो चान लड़की थी और यासुकी चान लड़का था। पर तोत्तो चान को वह अपने पेड़ से बहुत बड़ा लगाव था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा जो करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उत्तेजना में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात में तय कर लिया था, सोच लिए थे पहले से। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दूर शाखा तक पहुँच जाए। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। पर इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगे। पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मतलब उसने अपना हिम्मत हार लिया था। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना कि वह सोचे बैठी थी। इस प्रकार से अपने मित्र यासुकी चान को पैर पर चढ़ा लूँगी ऐसा जो सोची थी वह इतना आसान नहीं थी। अब वह क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। तोत्तो चान कहती कि ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिससे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। मतलब जिस प्रकार से दो पैर वाले सीढ़ी को पकड़ना या थामना जरूरी था, लेकिन इस तिपाई सीढ़ी को थामना जरूरी नहीं था। तो वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूँ। ऐसा अपने इस शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुँच रही थी। देख अब कहा तोत्तो चान ने कि देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। वह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा। तब उसने पसीने से तरबतर तोत्तो चान को देखा। यासुकी चान को भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान को ऊपर तक
पहुंचने में रमा था। तोत्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। और इस प्रकार से दोनों बोले हुर्रे। पर अचानक सारी की हुई मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्तो चान तो सीढ़ी पर से दूसरी शाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी पर से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोत्तो चान की ओर ताकने लगी। तोत्तो चान की रुलाई छूटने को हुई। मतलब वो जो तिपाही की जो अंतिम जो सीढ़ी तक तो पहुंच गई थी यासुकी चान, लेकिन उस पेड़ पर जहाँ पर तोत्तो चान जाकर बैठती थी उस तक उनको कैसे पहुँचाया जाए। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। उनका मन रोने को हुआ पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान की पोलियो से पिचकी हुई और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोत्तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय जो शाखा पर खड़ी तोत्तो चान द्वारा यासुकी चान की पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोत्तो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दूसरी शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। और यासुकी चान बताता है कि मेरी बड़ी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है, जो यासुकी चान की दीदी कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे सुमो की कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोत्तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। उनके बात पर वो तोत्तो चान विश्वास नहीं कर रही थी यासुकी चान की बातों पर। और भले उनकी बातें उनको लुभा रही थी, ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तोत्तो चान को उसके बारे में बताया था। उसके पहले किसी ने इस प्रकार की बातें टेलीविज़न के बारे में नहीं सुनी थी। तो पेड़ मानो उस समय गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इस प्रकार से जो प्रसंग है बहुत ही अच्छा है। इनके प्रश्न उत्तर अगले कालखंड में अगले कालखंड में बताएंगे। सभी भैया बहन इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे
कल या अगले कालखंड में इनके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और उसे कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।